गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। सबको राधे राधे। और आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2025 को तीसरे शिफ्ट में मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं आप लोगों को कैसे बिना पेन एंड कॉपी के आप फास्ट तरीके से क्वेश्चन का आंसर जो है पता कर पाइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो ये आपका रहा है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद में विक्रय मूल्य जो है 2886 रुपया हो जा रही है। विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है बाबू? 2886 रुपया हो जा रही है। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि छूट आपको रुपया में कितना मिला ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे 26% की जो है, जो आपका अंकित मूल्य था यानी कि जो मार्क्स प्राइस था उस पे 26% लिखा हुआ है, डिस्काउंट देंगे। और कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो 100% है उसमें 26 का डिस्काउंट दीजिएगा। डेट मीन्स आप दे कितना में रहे हैं? तो आप कहिए कि सर 74% पे दे रहे हैं। और वही 74% का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है? 2886। तो आप कहिए कि सर 74% का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 2886। तो हमें आप 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 2886 को हम 74 से डिवाइड कर देंगे। और आपसे पूछ रहा है कि छूट की राशि क्या होगी। तो यानी कि 26% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इतना लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 26% का वैल्यू आप यहाँ से क्या कर देते हैं, या 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कटाइए। इसको 13 से कटाइएगा तो 13 दूनी 26 और इसको 2 से कटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 37। और ये आपका कट जाएगा 78 मिनट में। ठीक है, 78 मिनट में। और 78 इंटू 13 आप करिएगा तो 18 के 24 यानी कि 1014 रुपया आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है बाबू? ठीक ना? किसी को भी कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। 74% का वैल्यू यहाँ पे दिया होता और 26 का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना था। क्लियर? आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। और इसका आंसर बहुत बार हम डिस्कस किए हुए इस तरह का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपका। और अगर इसको आप फॉर्मूला से बनाइएगा ना तो बहुत लेंदी आ जाएगा। और अभी तक मैंने जितना भी क्लास लिया है आपको हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप इसको तरीके से बनाइएगा ना तो क्वेश्चंस को आप जल्दी तरीके से बना पाइएगा। जैसे कह रहे हैं कि समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 40 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 44 रुपया है। यानी दोनों 2 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करिएगा तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में इसको मिल रहा है 40 रुपया। और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 44 रुपया। तो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन में मूलधन ना पूछ करके पूछता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो दोनों चीज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप बनाइएगा। कभी कभी पूछता है कि परसेंटेज आर का वैल्यू आप निकालिए क्या होगा, या फिर पूछेगा कि मूलधन क्या होगा। अच्छा, एक चीज समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो आपका साधारण ब्याज होता है बाबू, साधारण ब्याज पहले साल की बात कीजिए या फिर दूसरे साल की बात कीजिए या तीसरे साल, साधारण ब्याज हर साल इक्वल मिलता है। यानी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 रुपया का साधारण ब्याज मिलता है 2 साल में, तो आप कहिए कि सर पहला साल भी 20 रुपया मिला होगा इसको और दूसरा साल भी 20 रुपया मिला होगा। लेकिन वही जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 44 रुपया। तो पहले साल तो 20 रुपया अगर साधारण ब्याज मिला है, पहले साल जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इक्वल होता है। क्लियर है? तो पहले साल साधारण ब्याज भी 20 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 रुपया है। और दूसरे साल ये 20 रुपया साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 44 रुपया मिल रहा है। डेट मीन्स ये 4 रुपया जो ज्यादा मिल रहा है पहले साल का ब्याज है। ठीक है, पहले साल का ब्याज है। तो यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे बाबू। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहेंगे कि 4 रुपया मिलता है। किसके कारण? तो ये 20 रुपया के कारण। ठीक है, तो 20 को नीचे करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कट जाएगा 5 के 20 और यहाँ पे कटिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 × 100 यानी कि 20% आपका आंसर हो गया। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो आपका यहाँ पे कितना हो जाता? 20% हो जाता। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन हम मान लेते हैं कि पी रुपया है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं मूलधन पी रुपया है तो पी का ही 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो पी का 1/5 ही बराबर होगा पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है? 20 मिलता है। तो यहाँ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 20 × 100 रुपया।
ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए बिना फॉर्मूला के हम लोग क्वेश्चंस को कितने इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप देखिए कि 4 रुपया जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये पहले साल के ब्याज के कारण मिल रहा है। तो 4/20 इंटू 100 कर दीजिएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। और पी का 20% ये बराबर होगा कितना? 20 के बराबर। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसके आंसर आप लोग बताइएगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। दो कंटेनरों में क्रमशः 765 लीटर और 833 लीटर तरल है। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों कंटेनरों को तरल में माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम राशि कितनी होगी? एलसीएम और रेशियो में हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या या फिर अगर दो कंटेनर है, एक का जो है 765 लीटर है और दूसरे में 833 लीटर तरल है, तो सबसे बड़ी जो माप आपको निकालना है तो दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे बाबू। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। और महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबको पता है दो मेथड है, एक भाग मेथड है और एक फ्रैक्शन से बना सकते हैं। लेकिन उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा कि अगर कोई भी ऑप्शन आपका सही है तो जो भी ऑप्शन होगा, मान लीजिए कि 21 ही सही है तो 21 जो है 765 को भी डिवाइड करेगा और 833 को भी पूरा का पूरा काट देगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो ऑप्शन मान लीजिए कि 21 हम मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन होती, अगर 21 दोनों का एचसीएफ होता तो 21 में आपका 3 है। तो देखिए ये 3 से कट रहा है, ये संख्या बिल्कुल नहीं कट रहा है। ठीक है, 833 है तो डिजिटल सम आप जोड़िएगा तो 3 3 6 और 6 और 8 6 यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा और 6 और 8 कितना? 14 14 3 से नहीं कट रहा है यानी 21 से नहीं कटेगा। क्लियर है? उस तरह से जब 21 से नहीं कट रहा है यानी 3 से नहीं कट रहा तो 15 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 17 से ये संख्या भी कट जाएगी और ये संख्या 833 भी कट जाएगी। क्लियर? यानी कि आपका 17 जो है राइट आंसर होगा और 19 से नहीं कटेगा दोनों संख्या। आप देखिएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत एज जो है 32 वर्ष है और पुरुषों का औसत एज जो है 41 वर्ष है और महिलाओं का औसत 25 वर्ष है। तो फैक्ट्री में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि पुरुष का औसत इतना दिया हुआ है और महिलाओं का इतना दिया हुआ है और ओवरऑल महिला और पुरुष का औसत आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना बाबू? 32 वर्ष दिया हुआ है। तो महिलाओं की संख्या पूछेगा या फिर पुरुष की संख्या पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका मेल है यानी कि पुरुष है और यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे पुरुष का औसत जो दिया हुआ है 41 दिया हुआ बाबू और यहाँ पे जो महिलाओं का औसत दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। क्लियर है? और ओवरऑल औसत जो दिया हुआ है यहाँ पे 32 दिया है। ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये दोनों का डिफरेंस यानी 32 का और 25 का डिफरेंस कितना होगा बाबू? तो आप कहिएगा कि सर 7 होगा यहाँ पे। ठीक है ना? और यहाँ पे 41 और 32 का डिफरेंट कितना होगा? 9 होगा। क्लियर? यानी कि 7:9 यहाँ पे मेल अगर यानी कि पुरुष अगर 7 के रेशियो में है तो फीमेल जो है 9 के रेशियो में है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 9 कितना होगा? 16 और 16 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू कितना? 96 दिया हुआ है। टोटल मेल और फीमेल जो है यानी कि टोटल कर्मचारी कितना है आपका? 96 है। तो एक का वैल्यू 96 बाई 16 कीजिएगा तो 6 मंथ में कटेगा, 6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं की संख्या कितनी है बाबू? 9 है। तो 9 का वैल्यू 9 छक 54 हो जाएगा आपका आंसर। तो आपकी आंसर कितनी होगी? 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं की संख्या 54। अगर पुरुष की संख्या पूछता तो 7 का वैल्यू निकालते, 7 छक 42 आपकी आंसर होती। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक। देखिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए जब भी आपका एग्जाम में पूछेगा सबसे बेस्ट तरीका हम बताते हैं। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं, एलसीएम मेथड से भी बताए हैं आपको और फ्रैक्शन मेथड से भी बताया है। लेकिन हम अभी जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका बता रहे हैं कि आप एग्जाम में फास्ट तरीके से कैसे करिएगा। यहाँ पे 36 है, 63 है, 372 है और 126 है और कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा यानी लघुत्तम समापवर्तक। सबको पता है कि लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या, यानी ये जो चार संख्या जो दिया हुआ है ये चारों से पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, पूरी तरह से कट जाएगी। अच्छा एक चीज आप बताइए कि 36 में यहाँ पे 2 है। ठीक है,
36 में 2 है तो 2 से कटना चाहिए जो भी एलसीएम होगा। क्या ये 2 से कट रही है संख्या? 7813 2 से कट रही है। जो यूनिट यहाँ पे जो इकाई अंक है ना तो सम संख्या है ना जीरो है, यानी 2 से नहीं कटेगा, तो ये तो संख्या होगा ही नहीं एलसीएम, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। अच्छा, अब इस वाली संख्या की अगर बात करें, 63 है, 9 7 63, यानी 7 से भी कटना चाहिए। 7 से देखते थे, ये संख्या कट रही है, 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 7 एकम 7 करिएगा तो 1 बचेगा। 8 9 10 11 4 7 छक 42, ये कट जा रही है 7 से। लेकिन ये संख्या की अगर बात करिएगा 7 से कटने के लिए, तो 7 एकम 7 और फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7, एक बचा 16, 7 दूनी 14, ये नहीं कटेगी, यानी ये संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये तीनों जो ऑप्शन था बी सी डी हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। नहीं तो आपके पास अगर ज्यादा टाइम है एग्जाम में तो वही कैलकुलेट करिएगा, एलसीएम मेथड से लगाइएगा या फिर फ्रैक्शन मेथड लगाइएगा, ठीक है। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि x और y का मध्यानुपाती z है। मध्यानुपाती सबको पता है कि अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आपसे कोई पूछे कि a का और b का मध्यानुपाती क्या होगा बाबू, तो आप कहिए कि रूट ए बी जो है a और b का मध्यानुपाती होगा। क्लियर? तो उसी तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y का मध्यानुपाती आपका z है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती क्या होगा। क्लियर? तो x और y का मध्यानुपाती क्या होगा बाबू? रूट एक्स वाई होगा, और इसका जो वैल्यू है ये z के बराबर है। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई इजकल टू जेड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रूट के अंदर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर 4। तो यहाँ पे रख देंगे जेड के पावर 4, ठीक है। और जेड स्क्वायर यानी जेड के पावर 6, और इसको रूट से बाहर निकालिएगा। जेड के पावर 6 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? जेड के पावर क्यू इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऐसे से जुड़े में हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है मध्यानुपाती क्या होगा और प्रथम अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है, जो लोग एग्जाम इस बार देने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न जो है 11/45 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात आती है जो x बाई y के फॉर्म में होता है और y नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है बाबू? 100% होता है। तो अगर मेरा मूल्य जो भिन्न था स्टार्टिंग में, आपसे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमारा जो भिन्न था अगर x बाई y था, और अगर कह रहा है कि अंश में ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, है ना। तो कह रहा है कि यदि अंश में 10% बढ़ा दिया जाए, तो अगर भिन्न का अंश पहले अपने आप में 100% था और 10% बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110%। और उसी तरह से उसके हर में 10% कम कर दिया जाए, अगर हर भी अपने आप में 100 था और 10% कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90%। तो भिन्न क्या हो जा रहा है? 11/45 हो जा रहा है, यानी x का 110% और y का 90% ये बराबर हो जाएगा 11/45। परसेंट से परसेंट कटा दीजिएगा, परसेंटेज निकलने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि x बाई y का वैल्यू क्या होगा, तो 11/45, और हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाबू, तो 90 इसमें मल्टीप्लाई होगा और बटा में कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ 45 दूनी 90, 2 मर्त में कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा, और 2/10 का मतलब 1/5, यानी x बाई y का वैल्यू कितना हो गया? 1/5। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए आप लोग। सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन में 2% की वार्षिक दर से 4 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना 360 रुपया हो रहा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ बाबू? 2%, यानी एक साल में 2% वार्षिक के हिसाब से लग रहा है। अगर एक साल में 2% लग रहा है तो 4 साल में
चार दूनी 8 यानी 8% लगेगा, 8% इंटरेस्ट लगेगा, और 8% का ही तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। मान कितना, 360 रुपया। तो 8% का वैल्यू 360 रुपया। तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो 8% का वैल्यू आपका 360 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360/8। तो 100% का वैल्यू आप निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, ठीक है, 9। और इसको काटिएगा तो ये 50, 9 पचे 45, 45 पे 2 जीरो, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को इतना डिटेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुंह भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे करिएगा कि 4 दूनी 8% और 8% का वैल्यू है 360, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1200 रुपया प्रति सैकड़ की दर से, 1200 रुपया प्रति सैकड़ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई चीज को खरीद रहे हैं तो दुकान वाला बोलता है कि 1200 रुपया में 100 वो चीज को देंगे, ठीक है, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं। तो कह रहा है कि 1200 रुपया प्रति सैकड़ की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई और 1000 रुपया के लाभ पर बेची गई, तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना होता है, 12 पीस होता है, तो 12 गो का कीमत कितना होगा, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, अगर 1200 रुपया प्रति सैकड़ दिया हुआ है बाबू, तो यानी कि 100 गो नाशपाती का दाम जो है ये 1200 है, तो 400 नाशपाती का दाम कितना हो जाएगा, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 चौके 4800 इसका हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये सीपी 4800 रुपया में ये नाशपाती को खरीद रहा है, 400 नाशपाती को। इसके बाद कह रहा है कि 1000 के लाभ पर बेच रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट इसको जो हो रहा है 1000 रुपया हो रहा है, 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। डेट मीन्स एसपी कितना रहा होगा, एसपी बराबर यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। आपने कितना में खरीदा है सामान को और कितना आपने प्रॉफिट लिया है, दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकलेगा। तो आपका 4800, 4800 और 1000 रुपया ऐड करिएगा तो 5800 रुपया होगा। 5800 में आपने 400 नाशपाती का क्रय विक्रय कर रहे हैं। तो 5800 में 400 नाशपाती बेच रहे हैं, तो एक नाशपाती का कीमत कितना होगा, तो आप 400 से डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रति दर्जन, डेट मीन्स 12 नाशपाती का आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 से, तो 58 इंटू 3 कीजिएगा तो 18 का 24, हाथ में लगा 2, ठीक है। बस ये 15 16 17 174 रुपया होगा, जो आपका 12 नाशपाती यानी एक दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है बाबू। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 664 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबको पता है कि अगर कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 496 मीटर लंबा है और 664 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लेंगे ट्रेन की लंबाई, और ये मान लीजिए सुरंग है, मान लीजिए, तो सुरंग को जो लंबाई ऐड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेन अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई को पार करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यानी कि स्पीड और इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रेन का लंबाई 496 है और यहाँ पे सुरंग की जो लंबाई जो दिया हुआ है ये 664 दिया हुआ है, ठीक है। 664 आप ऐड करिएगा दोनों को, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 640, हाथ में लगा 1, 9 6 15, 106, हाथ में लगा 1, 10 1 11, 1160, ठीक है। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 1160, और आपकी जो स्पीड है कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टाइम निकालना है तो टी का वैल्यू कर देंगे। यही आपको फाइंड आउट करना है, तो 18 से 18 कट जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1160 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, एक बचा, बचती 15 और 5 दूनी 10, 232 आपको हो जाएगा क्या, सेकंड आ जाएगा, 232 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है, बेलन जो सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर, ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू एच होता है।
और वही अगर इसकी आयतन की बात कीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग डिटेल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, सबसे जो बेस्ट तरीका है हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 9.5 सेंटीमीटर है और पाई का वैल्यू लेना है 22/7 का उपयोग कीजिए। तो आपका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर इंटू एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 22 का वैल्यू होता है 11 इंटू 2। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से कटेगा। तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की तरह पे मत रहिएगा, देखिएगा कि कौन सा जो ऑप्शन है बाबू वो 11 से कट रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 में से एक गया 11। ठीक है, तो ये संख्या 12 माइनस 1 करिएगा तो 11, 11 से कट रहा है, तो ये संख्या 11 से कट रहा है। अब ये देखते हैं 8 और 4 12, 12 माइनस 2 कीजिएगा तो 10, ये 11 से नहीं कट रहा है। और 4 और 0 4, 4 में से 3 गया 1, 11 से नहीं कट रहा है। 4 और 0 4, 4 में से 2 घटाइएगा 2, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं मेथड पे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई का वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे और आर का वैल्यू क्या रखेंगे बाबू 7 रखेंगे और ऊंचाई का वैल्यू कितना रखेंगे 9.5 और पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 कर दीजिए। 7 से 7 काट लीजिए बाबू और यहाँ पे आपका जो है मल्टीप्लाई कीजिए 22 इंटू 2 इंटू 44 हो जाएगा और इंटू 95/10 करिएगा ना तो पंचों के 20, तो आपका आ जाएगा 418 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू जो संख्या 11 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 9 और 49 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और अनुपात समानुपात का ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि बहुत बार एसएससी जीडी में जो है रिपीटेशन कर रहा है। आप लोग तो इसको मुंह जबानी बना सकते हैं कि ए और बी का जब भी मध्य अनुपाती की बात करेगा तो आपका क्या होता है रूट ए बी होता है। तो उसी तरह से 9 का और 49 का मध्य अनुपाती पूछेगा तो रूट ओवर 9 इंटू 49। तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 49 का रूट हो जाएगा 7। तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मध्यानुपाती की बात जब भी करेगा ए और बी का मध्यानुपाती कितना होगा रूट ए बी होता है। तो उसी तरह से 9 इंटू 49 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 7 दैट मीन 21। क्लियर, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से बनाइएगा फास्ट तरीके से। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट्स में बताइए, 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आप लोग को। और आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी के हर सेट में मैथ्स के क्वेश्चंस में 3 से 4 क्वेश्चन जो है बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। और सबको पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का क्रिया करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे भाग है और यहाँ -60 है और -15 है। तो 60 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 चौके 60, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। तो -9 -4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 इंटू 2 और यहाँ पे माइनस है तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ 13 हो जाएगा और 12 कितना 12 दूनी 24 और एक 25, -25 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सब माइनस में है तो जो ऐड कीजिएगा तो -25 हो जाएगा। क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर सेट में सेम पैटर्न पे पूछ रहा है सिर्फ डाटा चेंज करके। ठीक है, तो जो लोग इस बार एग्जाम देने वाले होंगे एसएससी जीडी का तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा क्योंकि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर सेट में ये क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। कह रहा है कि केतन ने दो पोते महेश और डेविड है। केतन का दो पोता है, महेश एक का नाम है और एक का नाम डेविड है। और 15 वर्षीय महेश को केतन की संपत्ति, ठीक है 15 साल का महेश है और एक डेविड है, ये है 15 साल का और केतन की संपत्ति की कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय डेविड की बाकी धनराशि मिलती है। क्लियर है, महेश जो है 15 साल का है और डेविड जो है 16 साल का है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लेकिन महेश और डेविड की धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 साल के हो जाएंगे। तो सिंपल सा चीज है कि अभी 15 साल का और ये 16 साल का है। ठीक है, लेकिन जो इसके दादा जो है संपत्ति जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कह रहे हैं कि 22 साल के दोनों जब हो जाएंगे तभी संपत्ति मिलेगा। और इसके बाद कह रहा है कि तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% की वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। ठीक है, समान धनराशि मिलती है यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक में
कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जमा कर दिया जाता है दोनों के नाम से, ठीक है। और समान धनराशि मिलती है, यानी अमाउंट जो है, मिश्रधन जो है वो समान मिल रहा है। यदि केतन के पास कुल 25,200 की रुपया थी, तो केतन ने डेविड को शुरुआत में कितना रुपया दिया था। देखिए अमाउंट बराबर होता है, और सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1+r/100 की पावर में टी ये टाइम है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में आपका 10% दिया हुआ है। और महेश जो है 15 साल का है, और 22 साल का होने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहिए कि सर 7 साल लगेगा। और उसी तरह से डेविड 16 साल का है, और उसको 22 साल होने में कितना साल लगेगा, 4 2 6 साल लगेगा। क्लियर है। तो इसका महज का 7 साल के बाद और डेविड का 6 साल के बाद जो धनराशि होती है, यानी कि मिश्रधन जो होती है, वो इक्वल हो जाता है। क्लियर है। तो ये सब चीजें हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। एग्जाम में इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 25,200 रुपया राशि थी, और महेश को अगर एम रुपया मिल रहा है, तो एम प्रिंसिपल है, और 1+r का वैल्यू 10 लेंगे, 10/100 का पावर 7। 7 साल के बाद ये मिश्रधन हो जाएगा। उसी तरह से डेबिट का जो होगा 1+10/100 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब 0 से 0 यहाँ पे काट देंगे, है ना। तो अगर 10 एलसीएम आप लीजिएगा, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 के पावर 7। और यहाँ पे महेश हो जाएगा, और डेविड कितना हो जाएगा, 11/10 के पावर 6। क्लियर। अब देखिए 11/10 के पावर 6 है, यहाँ पे ये कट जाएगा, 11/10 के पावर 7 है, तो यहाँ पे काटिएगा तो 11/10 सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे रेशियो की अगर बात कीजिएगा बाबू, तो m/d बराबर कितना आ जाएगा, 10/11 आ जाएगा। यानी कि महेश को अगर 10 रुपया मिल रहा है, तो डेविड को कितना मिल रहा है, 11 के अनुपात में मिल रहा है। और यहाँ पे आप कहिए कि 10 और 11 कितना हो जा रहा है, 21। और 21 का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 25,200। 25,200, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 25,200 को आप डिवाइड कीजिएगा 21 से। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केतन ने डेविड को शुरुआत में कितना धनराशि दिया था। तो डेविड को कितना दिया था, 11 के अनुपात में, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है 11 से 11 के मल्टीपुल में है, यानी 11 से कट रहा है। तो आप देखिएगा सीधे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी 11 से कट रहा है। ऐसे हम काट के देखते हैं। इसको 3 से काटेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 17 21। और इसको 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 के 24 और 4 12। ठीक है ना, 2 0 बचेगा ना। और यहाँ पे 12 7 84, यहाँ 12 मिनट में कट जाएगा 1200। तो 12 × 11 कीजिएगा तो 132 हो जाएगा, और 2 0, 13,200 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ एग्जाम में ये वाला लाइन लिखिएगा। ठीक है, इतना समझाने के लिए हम आपको किए थे। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आशीष, किरण और महेश का औसत भार जो है 46 किलोग्राम है। और इसके बाद कह रहा है कि आशीष और किरण का जो है औसत भार 40 किलोग्राम है, और किरण और महेश का औसत भार कितना है, 43 किलोग्राम है। तो किरण का भार कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। और सबको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है बाबू, एवरेज बराबर जो है सम और बटा में, सम बटा में नंबर होता है। क्लियर। यानी कि अगर आशीष का, किरण का और महेश का अगर भार का, टोटल भार की अगर बात करें, आशीष और किरण और महेश का भार का सम अगर बात करें, तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 46 इंटू 3 करेंगे। डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 6 18, हाथ में लगा 1 4 12 और 1 13, 138 हो जाएगा। इसके बाद आशीष का और किरण का, आशीष का और किरण का जो है औसत अगर 40 दिया हुआ है, तो टोटल भार दोनों का कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2, डेट मीन्स 80 हो जाएगा। उसी तरह से आप किरण का और महेश का औसत भार की बात कीजिएगा, किरण का और महेश का। तो यहाँ पे औसत दिया है 43, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 86 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा ना, तो किरण यहाँ पे देखिए, ये आशीष +2 किरण +1 महेश आ रहा है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ किरण आ रहा है यहाँ पे। तो इधर जोड़िएगा तो 80 और 86 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 8 8 16। क्लियर। तो 166 आ जाएगा। अब 166 में आशीष, किरण और महेश का एज घटा दीजिएगा, डेट मीन्स 166 में से 138 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 और 28। तो आपका 28 एज आ जाएगा किसका, किरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का सबसे जो बेस्ट मेथड है बाबू, हम आपको बता रहे हैं कि आप इसमें क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 इंटू 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ करके, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। क्लियर है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसे ये मेथड भी बहुत इजी है, ज्यादा लेंदी नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसके आंसर बता सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, पहले हम भाग का क्रिया करते हैं ब्रैकेट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 63, 63/9 है ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 14/2 और 4 - 2 करिएगा तो 2 2 2 तो कट जाएगा यहाँ पे ना, 2 और 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 14 और 7 21 और 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा बाबू 63 हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बोर्ड मास का बार बार हम आपको ये रिकॉल कर रहे हैं कि बोर्ड मास का 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ्स के सेक्शन में रहेगा ही रहेगा। आप लोग एकदम गारंटी के साथ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं और इसका आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा और बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका किसी वस्तु को 20,240 रुपया में बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है आपका 20,240 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि दुकानदार को 8% की हानि होती है। बाबू अगर ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लॉस आपका जो है 8% की हो रही है, क्लियर है, लॉस जो है आपको 8% की लॉस हो रही है, कितना हो रही है 8% का, तो यहाँ पे आप सीपी जो निकालिएगा होता है एसपी इंटू 100 और बटा में 100 माइनस लॉस, ठीक है। ये आपको हम फॉर्मूला बता रहे हैं, डेट इज 100 - 8, क्लियर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आप सीपी निकालिएगा 20,240, ठीक है, को डिवाइड करिए इंटू 100 कर दीजिए और यहाँ पे आपका जो है 100 - 8 करिएगा तो आपका 92 आ जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो विक्रय मूल्य निकालना है। अगर ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा तो विक्रय मूल्य 12% के लाभ पर बेचिएगा, तो यानी कि इसके 112% पे आप बेचिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखिएगा 20,240 का विक्रय मूल्य है और 8% की हानि हो रही है, तो इंटू 100 और बटा में 92 कर दीजिएगा। और फिर कह रहा है कि नहीं हमको 12% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 112 बटा में 100 कर दीजिएगा तो ये एसपी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट करिएगा, दो जीरो से 100 कट जाएगा। अब इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 56, इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 23 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 8 दूनी 16, ये आपका कट जाएगा 440 मिनट में, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 के 32 आपका आ जाएगा 24,640। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% तक की वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो। इस तरह का क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट भी बताया है कि डायरेक्ट ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा और वो ट्रिक कैसे आता है वो चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि पेट्रोल का मूल्य में 60% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले अगर मूल्य आपकी 100 थी तो 160 हो जा रही है, 60% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा कि ब्याज पहले अगर 100 था तो 44% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, क्लियर। अब ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा ना, अभी हम आपको बताते हैं कि खपत पहले अगर आपका 160 था तो अब जो खपत हो जा रही है 144 हो जा रही है, क्लियर। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कम की जानी चाहिए ताकि इस पे होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो जाए। यानी पहले खपत 160 था तो अब खपत 100 कितना हो जा रहा है बाबू, ठीक है। देखिएगा इसको अब जो खपत है 144 हो जा रहा है, क्लियर। तो अब देखिएगा कितना का कमी हो रहा है, कमी हो रहा है आपका 16 का और कितना पे 160 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 16% हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसका ए ऑप्शन होगा। अब देखिए कि हम लोग जो ये मेथड देखे डायरेक्ट हमने जो लिखा ये कैसे होता है, ये चीज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबको पता है कि अगर पहले रेट जो था रेट पहले था कितना 100 था, रेट यानी कि दर, रेट था 100 था, 100 से 60% की वृद्धि हो रही है यानी कि 160 हो जा रही है।
क्लियर है। और खपत हमें निकालना है कि पहले कितना था और बाद में कितना हो जा रहा है। पहले कितना था और बाद में कितना हो जा रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम आसानी तरीके से बता सकते हैं कि कितना परसेंट जो है खपत में कमी हो रहा है। इसके बाद आपको सबको पता है कि आप दर को आप खपत से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका खर्च निकलेगा। क्लियर है। और वही खर्च कह रहा है कि 44% की वृद्धि होती है, यानी पहले खर्च अगर 100 था तो 44% की वृद्धि हो जाएगी तो 144 हो जाएगी। क्लियर है। खर्च पहले 100 था बाबू और रेट आपका 100 था, तो खपत कितना रहना चाहिए, खर्च को डिवाइड कर देंगे रेट से, यानी कि 100 बटा में 100 कर देंगे तो खपत मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपका खर्च 144 है और रेट 160 है तो 144 बटा में 160 कर देंगे तो आपकी खपत निकल जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए खपत का जो रेशियो है 100 बटा 100 तो ये तो कट ही जाएगा। कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 160 और 144, यानी पहले खपत हमारी कितनी थी 160 थी और अब खपत कितनी हो गई 144। जब मैंने आपको क्वेश्चन से स्टार्ट किया था बनाने तो यही चीज मैंने डायरेक्ट लिखा था कि पहले आपकी खपत कितनी थी 160 थी, डायरेक्ट लिखिएगा। और बाद में खपत कितनी हो जाएगी 144 हो जाएगी, तो आप आसानी तरीके से ये निकाल पाइएगा कि खपत में कितना परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा था ये आपको हमने डिस्कस कर दिया। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही है दो रेलगाड़ी, मतलब विपरीत दिशाओं में, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। विपरीत दिशाओं में रेलगाड़ी एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर सकती है यदि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 250 सेंटीमीटर है। क्लियर। और उनमें से एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। अगर दोनों रेलगाड़ी विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बाबू वो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो है दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आपका एक का अगर 45 है, एक का अगर चाल जो है 45 है तो दूसरे का हमें निकालना है तो उसका हम मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी है 45 और प्लस एक्स मान लेते हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर। और डिस्टेंस कितना लेंगे, दोनों रेलगाड़ी का जो लंबाई है हम उसको ऐड कर देंगे। 250 और 250 कितना हो जाएगा यहाँ पे बाबू 500 हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 500 मीटर में आएगा। क्लियर है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम आपका डिस्टेंस को हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, यानी कि 25 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे तो आपका आ गया सेकंड। और यहाँ पे हम कर देते हैं 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पे मीटर को डिवाइड कर दिए सेकंड से तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबको पता होना चाहिए कि अगर मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आप काटिएगा तो 5 मिनट में कटेगा 50 25 और 5 इंटू 5 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है। और 18 चौके 72, 72 इक्वल टू 45 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे, 72 में से आप 45 घटाइएगा बाबू तो कितना आ जाएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका जो दूसरी रेलगाड़ी जो है उसकी चाल कितनी आ जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है और ये टाइम एंड वर्क का अच्छा खासा क्वेश्चन है और अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है जो एकांतर दिन में काम होता है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, आप कहीं पे भी क्लास कर रहे होंगे तो देख लीजिएगा। कह रहा है कि ए द्वारा एक किसी काम को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की दुगनी है। क्लियर है। अगर एक है और यहाँ बी है और ये सी है। क्लियर। ए बी सी है, अगर ए जो है जितना दिन में काम कर रहा है, बी जितना दिन में काम कर रहा है, अगर बी एक दिन में काम कर रहा है तो बी को टाइमिंग लग रहा है 2 लग रहा है। क्लियर है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सी द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने वाले दिनों की संख्या की आधी है। तो अगर बी जो है 2 टाइम ले रहा है, ठीक है, तो ये ले रहा है सी जो है 1 टाइम ले रहा है। और पहले हमने देखा कि
ए जो है बी से दुगुना टाइम ले रहा है, दैट मीन्स ये ले रहा है 4। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने वाले दिनों की संख्या की दोगुनी है, इससे ये दोगुना है। और सी द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने में लगने वाली दिनों की संख्या बी द्वारा समाप्त करने वाली लगने की दिनों की संख्या की आधी है, ये आधा है सी। अब यहाँ पे समझ में आ गया, यानी अनुपात जो है 4, 2 और 1 का अनुपात है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। और यदि बी पहले दिन कार्य करता है, यानी फर्स्ट दिन जो है, फर्स्ट दिन बी काम कर रहा है, और इसके बाद दूसरे दिन ए काम करता है, और तीसरे दिन जो है सी काम करता है। कह रहा है कि फिर चौथे दिन बी काम कर रहा है, और इसी तरह से आगे भी कार्य जारी रहता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है। देखिए समझने का कोशिश करिएगा। कह रहा है कि पहले दिन बी काम कर रहा है, इसके बाद ए काम कर रहा है, इसके बाद सी काम कर रहा है, फिर इसके बाद बी काम करेगा, उसके बाद फिर ए काम करेगा, इसी तरह से रिपीटेशन हो रहा है। बी करेगा, ए करेगा, इसके बाद सी करेगा, इसी तरह से रिपीटेशन चल रहा है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चंस कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका टोटल वर्क क्या है, और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए ये जो रेशियो दिया है 4 का, 2 का और 1 का, ये आपका टाइम का रेशियो दिया है। तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो 4 का, 2 का और 1 का आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है बाबू 12 आपका आ गया। तो आप क्या कीजिए ना कि 12/4 कीजिएगा तो 3, और 12/2 कीजिएगा तो 6, और 12/1 कीजिएगा तो 12। यानी कि ए का, बी का और सी का जो इफिशियंसी आ गया बाबू, ये आ गया 3, 6 और 2, 3, 6 और 12 आ गया। क्लियर। अगर बी पहला दिन काम करता है, देखिए अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। अगर टोटल वर्क की बात करें बाबू, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जो है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। 3 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहिए कि 12 36, यानी 36 यूनिट टोटल वर्क आपका है। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पहला दिन, अगर बी काम कर रहा है तो बी जो है एक दिन में कितना काम, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एक दिन में जो काम करेगा उसी को इफिशियंसी बोलेंगे। तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, तो आप कहिए कि सर 6 काम कर रहा है। और ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। यानी अगर तीनों मिलके काम करेगा अल्टरनेट तरीके से, एक दिन बी करेगा, इसके बाद एक दिन ए करेगा और एक दिन सी करेगा, तो आप कहिए कि सर 6, 3, 9, और 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 दिन में आपका 21 काम हो जाएगा। ठीक है, 21 यूनिट काम हो गया। इसके बाद चौथा दिन जो आएगा, चौथा दिन जो है एक दिन और अगर हम ऐड करेंगे तो चौथा दिन, यानी कि 4 दिन में एक बी कितना दिन काम, बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो इसमें आप 6 जोड़िएगा तो 27 काम हो गया। ठीक है, 27 काम हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला दिन ए आएगा, और ए अगर आता है तो 3 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि पांचवा दिन जो है 3 यूनिट और काम हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 30 यूनिट काम हो गया। क्लियर है, 5 दिन में आपका 30 यूनिट काम हो गया। इसके बाद अगला दिन आएगा तो सी आएगा, और सी आता है तो 12 यूनिट काम कर देता है एक दिन में। लेकिन 12 यूनिट तो काम करना ही नहीं है, काम तो करना है 30 यूनिट। यहाँ पे काम हो गया, 6 यूनिट ही बचा, क्योंकि टोटल वर्क जो था 36 यूनिट ही था, तो 6 यूनिट काम बच रहा है। और यहाँ पे सी आता है तो एक दिन में 12 यूनिट काम कर दे रहा है, तो 6 यूनिट काम करने में कितना टाइमिंग लगाएगा, तो आधा दिन लगाएगा। तो 5 दिन तो यहाँ तो हो ही गया, आधा दिन और दैट मीन 5.5 दिन, यानी कि 5.5 डेज आपको टोटल वर्क लगेगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, हम फिर से डिस्कस कर देंगे। आपको कमेंट्स कीजिएगा तो रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।